हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए ट्रिपल सी से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर के जो भी आपके ऑल कंप्यूटर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। तो इनको आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, याद कीजिएगा। इनको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप इनको समझ लेते हैं अच्छे से फिर ये आपके दिमाग में आराम से बैठ जाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ताकि आपको बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अगर हम बात करें कि इनमें से ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इनमें से चारों में से कौन सा मेमोरी का टाइप नहीं है। तो आई होप ये पता ही होगा आपको कि देखिए रैम, रोम, BIOS और DVD। अगर हम बात करें कि रैम और रोम ये होते हैं मेमोरी के टाइप, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी के टाइप होते हैं रैम एंड रोम। और DVD आपका सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके मेमोरी के पार्ट होते हैं, लेकिन BIOS आपका मेमोरी का टाइप नहीं होता है। तो ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो आपका BIOS होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या बताई है मैंने, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बाकी अगर रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम की रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे आता है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्राइमरी स्टोरेज से रिलेटेड इनमें से ये कौन सा पार्ट है जो कि प्राइमरी स्टोरेज का है। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हार्ड डिस्क की बात करें नहीं होता है, फ्लैश ड्राइव नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रैम की, तो रैम अभी हमने पीछे पढ़ा है कि किसके पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है और फ्लैश ड्राइव एक ड्राइव होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन यूजिंग डेफर्स मेंटेनेशन। अब ये पूछा गया कि डेफर्स मेंटेनेशन का कार्य क्या होता है, हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डेफर्स मेंटेनेशन का मैं आपको बताऊँ, जैसे मेंटेनेशन होता है ना कंप्यूटर के अंदर, अगर आपकी कोई वायरस आ जाता है कभी कभी, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स वगैरह होती है वो इधर उधर हो जाती हैं आपकी, जो कि अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है। ये क्या करता है, डेफर्स मेंटेनेशन से हम उनको सर्च करके उनको इकट्ठा करते हैं, पीसेस को जोड़ते हैं और एक फाइल में कन्वर्ट करके एक सेक्टर कंप्लीट बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका डेफर्स मेंटेनेशन का वर्क होता है। अब अगर हम बात करें इस तरह से, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ट्रिपल सॉर्टिंग नेटवर्क। जी नहीं, नेटवर्क तो क्या है कि यहाँ पे तो नेटवर्किंग के बारे में बात हो रही है, तो नेटवर्किंग के बारे में तो नहीं है। हेल्प्स यू गेट रीड ऑफ ओल्ड फाइल्स ऑन योर हार्ड डिस्क, नहीं, हमारी कोई हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात नहीं की गई है। एरर चेकिंग करने के लिए नहीं होता है। हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अलाइंस द पीसेस ऑफ फाइल इन वन सेक्टर इन टू इंक्रीजेस इफ़िशेंसी। जैसे कि मैंने बताया कि सेक्टर करके क्या करता है कि अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई फाइल्स को एक सेक्टर में कन्वर्ट करके बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर रेडो इन MS वर्ड। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है, वो जो कि हम रेडो के लिए इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, Ctrl+Y है, Ctrl+Z है, Ctrl+X है, Ctrl+R है। तो अगर मैं बात करूँ कि Ctrl+Z आप अंडू के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैटर आपने कोई लिखा हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट किया है, तो उस मैटर को, जैसे नॉर्मली आपने कोई मैटर कट किया और कट करने के बाद उसको वापस लाना चाहते हैं, तो आप Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, अंडू हो जाता है मैटर आपका। और अगर आप Ctrl+X का इस्तेमाल करें तो मैटर को कट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं Ctrl+X का। और Ctrl+R का इस्तेमाल आप कब करते हैं, जब आपको अलाइनमेंट चेंज, मतलब आपको राइट साइड से लिखना हो। ठीक है, तो राइट साइड से लिखने के लिए आप R का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+R का। और अगर हम बात करें Ctrl+Y, यही आपका रेडो के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि रेडो का मीनिंग क्या होता है आप समझ लीजिए। जैसे नॉर्मली मैंने क्या किया कि कोई मैटर कट हो गया है और मैंने कट करने के बावजूद उसको वापस लाई हूँ मैं, तो Ctrl+Z के माध्यम से करते हैं। लेकिन अब आप वापस कंडीशन वही करना चाहते हैं कि जो कट हो चुका था उसे वापस हटाना चाहते हैं, तो जिसके लिए हम Ctrl+Y का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है आपका रेडो। ठीक है, आंसर देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन MS वर्ड व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की के बारे में पूछ रहा है, जो कि MS वर्ड में आपका एक आता है यहाँ पे हाइपरलिंक। ठीक है, तो हाइपरलिंक का मीनिंग क्या होता है और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। पहले आंसर देख लेते हैं कि अगर हम बात करें कि Ctrl+L, मैंने बताया जैसे राइट के लिए इस्तेमाल करते हैं R को, और लेफ़्ट के लिए जाने के लिए आप Ctrl+L का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+G का इस्तेमाल आप गो टू करने के लिए, यानी कि एक जैसे आप देखना चाहते हैं कि आप कौन सी लाइन में हैं, कौन से शब्द पर हैं, तो आप Ctrl+G से इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं गो टू पहुँच सकते हैं जिस लाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद Ctrl+H का इस्तेमाल हम कब करते हैं, अगर मुझे रिप्लेस करना हो, कोई शब्द यहाँ से बदलना हो, कोई जैसे मेरे मैटर में कोई शब्द लिखा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हटा के मैं उसके बदले कुछ और रिप्लेस करना चाहूँ तो मुझे इस्तेमाल करना होगा Ctrl+H का। यहाँ पे Ctrl+K का इस्तेमाल करेंगे हम हाइपरलिंक के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम Ctrl+K इस्तेमाल करेंगे तो हाइपरलिंक हम यूज कर सकते हैं। हाइपरलिंक होता क्या है कि ये क्या करता है, लिंक क्रिएट करता है, जो कि मैंने पहले भी क्वेश्चन आया हुआ होगा हाइपरलिंक के बारे में। तो हम क्या करते हैं, लिंक को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अपने MS वर्ड में वाले आप काम कर रहे हैं तो वहीं का वहीं आप क्या करना चाहते हैं कि आप किसी एक्सेल की फाइल को ओपन करना चाहते हैं, कोई ईमेल मैसेज आप वहाँ पे देखना चाहते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट या वेब पेज आप देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं वहाँ पे, तो हाइपरलिंक से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देख लीजिए Ctrl+K। नेक्स्ट आता है आपके पास, यूजिंग हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट यू कैन। अभी देखिए मैंने सब कुछ बता दिया है, मैं ये क्वेश्चन आने वाला था, मैंने पहले ही बता दिया इसके बारे में। चलिए खैर, अब तो आप समझ ही गए होंगे हाइपरलिंक का कार्य क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, क्रिएट अ लिंक फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल, ये बात भी आगे जो मैं बता रही थी आपको। क्विकली जंप टू हेडिंग एंड बुकमार्क, आप किसी हेडिंग पर या बुकमार्क पे क्विकली आसानी से या बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, ये बात एक नई आई है, ये हम कर सकते हैं नहीं है, देख लीजिए। क्रिएट अ लिंक टू ब्लैंक ईमेल मैसेज, तो हम यहाँ पे देखेंगे ईमेल मैसेज भी मैंने बताया आपको कि हम वहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे ऑल ऑफ दीज, क्या सभी हो सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे क्या है कि क्विकली किसी हेडिंग और बुकमार्क पे भी आसानी से जाया जा सकता है, उसके लिए भी हम हाइपरलिंक का एक मतलब क्रिएट कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया जैसे ईमेल मैसेज पर जाना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। तो ये सभी आपके पास क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। इसके बारे में जो भी हाइपरलिंक में कहा गया है वो सब हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिल्टर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू टैब इन MS एक्सेल। अगर हम बात करें कि देखो MS एक्सेल के बारे में बात हो रही है, अब MS वर्ड के बारे में इससे पहले बात हो रही थी, 2-3 क्वेश्चन आए। अभी एक्सेल से रिलेटेड है आपके पास 3 क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि जो फिल्टर ऑप्शन होता है वो आपके कौन से मेन्यू बार में मिलेगा, आपको कौन से मेन्यू टैब में मिलेगा, जैसे इंसर्ट में मिलेगा, रिव्यू में मिलेगा, डेटा में मिलेगा, या फिर व्यू में मिलेगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि किस में मिलता है। अगर आप एक्सेल कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि ये कहाँ मिलता है, आपको डेटा के अंदर मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है आपको कि अगर इंसर्ट की बजाय यहाँ पे होम लिखा होता, होम, रिव्यू, डेटा और व्यू, तो आपका जो आंसर होता पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, होम, क्योंकि सबसे पहले आपको जो फिल्टर का ऑप्शन मिलता है वो होम के अंदर ही मिल जाता है। ठीक है, तो होम में भी हमें क्या मिलता है, डेटा का एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, और वो लास्ट में हमें डेटा में भी मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों में ही हमें देखने को मिलता है, होम में भी आपको फिल्टर देखने को मिलेगा और फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और आपको डेटा के अंदर भी अलग से फिल्टर का एक मेन्यू आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच फीचर इन MS एक्सेल कैन यू यूज टू ईजिली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा। देखिए, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स डेटा है जो कि बहुत जटिल है, उसे आप एक आसान तरीके से अरेंज करके एक समराइज करना चाहते हैं। ठीक है, MS एक्सेल के अकॉर्डिंग, तो उसे समराइज हम किस तरीके से करेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा जो कि पूरे डेटा को समराइज करके कॉम्प्लेक्स डेटा को एक सिंपल वे में तैयार कर सकता है। मर्ज सेल्स, पिवट टेबल, स्प्लिट सेल्स, रैप टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका
वो क्या हो जाएगा, पिवट टेबल। पिवट टेबल एक ऑप्शन आता है जो कि आपका इंसर्ट में आता है MS एक्सेल में, जिसके माध्यम से हम पिवट टेबल भी कर सकते हैं, पिवट चार्ट भी बना सकते हैं। पिवट टेबल में क्या है कि अगर कोई बहुत बड़ी लिस्ट आपकी बनी हुई है तो उस लिस्ट को हम छोटा करके तैयार कर सकते हैं। वो फिर हम चाहें उसमें जितने व्यक्तियों की डिटेल ऐड करना चाहें उतने ही व्यक्तियों की डिटेल ऐड करके एक शॉर्ट अरेंज मतलब ईजिली एक डेटा तैयार कर सकते हैं। मर्ज सेल से कोई सेल्स को मर्ज किया जा सकता है। सेल जो मतलब आपके खाने होते हैं, जो आपका एक क्या होता है, शीट होती है पूरी की पूरी शीट, तो शीट के अंदर कॉलम्स होते हैं, रो होते हैं और आपके सेल होते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट सेल कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि आप जिस टेक्स्ट को एक लाइन की बजाय आप दूसरी लाइन में कन्वर्ट करके विदाउट एंटर भी आप उसे रखना चाहें तो रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे है कि डेटा कैन बी अरेंज्ड इन अ वर्कशीट इन कैन ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग। अगर आप यहाँ पर एक क्या है कि अरेंज करना चाहते हैं, आप अपना एक डेटा अरेंज करना चाहते हैं वर्कशीट के अंदर जो कि इजी वे में हो, जिसे आप आसानी से समझ सके, कैसा मैनर आप यहाँ पे देना चाहते हैं, तो उसे हम क्या मतलब किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसे आसानी से हम तैयार कर सकें। ऑटो फॉर्मेटिंग, क्या हम फॉर्मेटिंग लगाएंगे। अप्लाइंग स्टाइल्स, क्या स्टाइल भी हम लगाएंगे। चेंजिंग फॉन्ट्स, क्या फॉन्ट को भी चेंजिंग करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा हमें। ऑल ऑफ दीज। तो अब आप देखिए कि अगर आपको कोई एक वर्कशीट में कोई डेटा तैयार करना है, अरेंज करना है, तो आपको पहले तो फॉर्मेटिंग स्टाइल भी बदलनी पड़ेगी, आपको स्टाइल भी वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, और आप उसके साथ साथ आप चेंजिंग फॉर्मेट, आपको फ़ॉन्ट भी बदलने पड़ेंगे। ठीक है, आप कोई लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है, तो आप बदल के उसको कर सकते हैं। तो ये सभी आपके आंसर सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि यूजिंग विच ऑफ द ब्लू ऑप्शन इन MS एक्सेल यू कैन कलर द बैकग्राउंड ऑफ द शेल। आप किसी एक शेल में कोई क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे कलर बैकग्राउंड में कलर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस सेल के बैकग्राउंड में कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कि फॉर्मेट प्रिंटर से ले सकते हैं, इंडेक्ट से ले सकते हैं, या फिर आप स्मार्ट आर्ट से ले सकते हैं, बुकमार्क। जी नहीं, देखिए स्मार्ट आर्ट तो एक अलग आपका टॉपिक हो गया। स्मार्ट आर्ट एक डायग्राम बनाना हो गया, तो उससे तो हम सेल में कोई कलर नहीं ले सकते बैकग्राउंड में। बुकमार्क क्या होगा, एक आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, बुकमार्क मतलब पहुँचना, किसी पेज पर जाना, ये एक बुकमार्क का काम होता है आपका। इंडेक्ट सूची बनाना होता है। तो ये तीनों ही वर्क तो इससे रिलेटेड नहीं होता है। फॉर्मेट पेंटर से हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे हम उस कलर वहाँ पे दे सकते हैं जिस सेल में हम देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको ने अच्छे से किए होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक